आज हम आपको बताएंगे इतिहास के उस महान फारस साम्राज्य या सल्तनत के बारे में जिसे आज इतिहास से मिटा दिया गया। प्राचीन यूनानियों की तरफ से शुरू की गई एक मुहिम जिसका मकसद प्राचीन फारस या वर्तमान ईरान पर कीचड़ उछालना था। 2000 साल में भी उनकी आश्चर्यचकित करने वाली सफलताओं की दास्तान को पूरी तरह से मिटा नहीं सकी। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास में सबसे बड़ी सल्तनत किसकी थी, फारस के सुल्तान का क्या नाम था, फारस का शासक कौन था और फारस के 3 राजा कौन थे, और आज के समय में फारस का क्या नाम है, फारस का चौथा राजा कौन था, इतिहास का सबसे अमीर फारसी राजा कौन था, सबसे प्रसिद्ध फारसी राजा कौन था, फारसी सभ्यता में साइरस द ग्रेट कौन था, आखिर फारसी का दूसरा नाम क्या था, साइरस क्यों महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इतिहास की महान सल्तनत के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानेंगे फारस की सल्तनत के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, फारस की सल्तनत का इतिहास 6ठी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। नंबर 2, साइरस द्वितीय के शासनकाल में फारस एक छोटी सी बादशाहत थी। नंबर 3, साइरस ने अपनी मौत से पहले ही फारस को दुनिया का सुपर पावर बना दिया था। नंबर 4, साइरस के बाद डेरेस या दारा प्रथम के शासनकाल में फारस की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। नंबर 5, फारस के अचमेनिद शासकों ने भारतीय राजाओं और शासकों की फूट का लाभ उठाया और उन पर कई बार आक्रमण किया। नंबर 6, फारस के शासकों ने 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 7, साल 1935 में रजा शाह पहलवी ने फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया। नंबर 8, फारस की सल्तनत के बारे में जानकारी प्राचीन फारसी भाषा में उपलब्ध तथ्यों से मिलती है। नंबर 9, फारस की सल्तनत के बारे में कुछ और बातें। नंबर 10, फारस की सल्तनत का इतिहास कई बार विशाल बन गया और फिर ढह गया। नंबर 11, एक समय इसका विस्तार मध्य यूरोप से लेकर भारत के पश्चिमी छोर तक तथा मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक था। अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन फारस और यूनान के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के विशेषज्ञ लॉयड जोन्स एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को जन्म दिया। प्राचीन दस्तावेज उल्लेख करते हैं कि टेस्पेस का एक बेटा था जिसका नाम साइरस आई था, जिसने अपने पिता के बाद अनशन का राजा के रूप में भी पदभार संभाला। साइरस एक का एक सगा भाई था जिसका नाम अरियारामनेस के रूप में दर्ज है। 600 ईसा पूर्व में साइरस एक के बाद उनके बेटे कैम्बिस एक ने शासन किया, जिन्होंने 559 ईसा पूर्व तक शासन किया। 1934 के आसपास ब्रिटानी कवि और उपन्यासकार रॉबर्ट ग्रीव्स ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था फारस का दृष्टिकोण। यह मैराथन के युद्ध के बारे में थी जो एथेंस और प्राचीन फारस के बीच सन 449 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध को एथेंस की शानदार विजय घोषित किया गया और जल्द ही मैराथन को यूनानी दुनिया में एक दंतकथा की पहचान मिल गई। यूनानी भूमि से फारसी लड़ाकों को निकाले जाने से अत्याचार के विरुद्ध मुक्ति के लिए साहसिक युद्ध की एक कथा ने जन्म लिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसे इतिहास के अनुसार यूरोप का जन्म भी मैराथन में ही हुआ। रॉबर्ट ग्रीव्स ने अपनी कविता में इस इतिहास पर सवाल उठाया है और उन्होंने यह कविता फारस वासियों के दृष्टिकोण से लिखी है। उनके अनुसार फारसियों के लिए मैराथन एक छोटी सी झड़प से अधिक की हैसियत नहीं रखती थी, क्योंकि यह यूनान पर विजय प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं थी, जैसा कि इस कहानी को बना दिया गया और यूरोप में स्कूल के बच्चों को सदियों से पढ़ाया जाता रहा। साइरस या झुल्करनैन के उत्कर्ष और उससे 2 सदियों के बाद डेरेस या दारा प्रथम की मौत के बीच फारस की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। यह एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित सभ्यताओं और धर्मों की उदारता और जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से रखी गई थी। 200 साल तक उनकी ताकत को देखते हुए रॉबर्ट ग्रीव्स का मानना था कि फारस के लिए यूनानियों से झड़पें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं जितना कि यूनानियों ने उन्हें बना दिया, लेकिन वे धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आप जानेंगे यूनानी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें
कि 200 साल पहले कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि पश्चिम ने किस तरह बाकी की दुनिया पर आधिपत्य स्थापित किया। इसके साथ ही एक दृष्टिकोण दिया गया कि यूरोपीय वर्चस्व का कारण ईसाईयत या धर्म नहीं है, जैसा कि पहले समझा जाता था, बल्कि इसका कारण वह सांस्कृतिक परंपरा है जिसका आरंभ प्राचीन यूनान से हुआ। और उनका मानना था कि यूनान ने स्वतंत्रता और बौद्धिकता की खोज की और फिर रोम ने उन्हें पूरे यूरोप में विजयों के जरिए फैला दिया। इस तर्क के अनुसार यूनान और रोम के अलावा बाकी सभी इलाकों में वहशी बसते थे और उनमें से सबसे खराब और खतरनाक फॉरस के रहने वाले थे जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। यूनान और फॉरस के युद्ध के समय से ही फॉरसियों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई गई जिसका मकसद उनको आजाद दुनिया का जालिम दुश्मन दिखाना था। ये मामला इसलिए भी पेचीदा हुआ क्योंकि उस फॉरस में इतिहास लिखने का तरीका यूनान से अलग था। वे कविता और गीत के जरिए अपना अतीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। तो फिर सवाल यह है कि फॉरस का वास्तविक इतिहास क्या है? इसका जवाब प्राचीन फारसी भाषा में उपलब्ध तथ्यों से मिलता है, जो उस सल्तनत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था, नागरिक समाज से लेकर कला के बारे में भी बताते हैं। इस खजाने की वजह से ईरान के पास अब एक ऐसा मंच मौजूद है जहां से वह अपने अतीत की कहानी सुना सकता है। तो दोस्तों, अब आप जानेंगे साइरस ने बादशाहत से सुपर पावर का सफर कैसे तय किया। दोस्तों, यह कहानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब प्राचीन विश्व के एक उल्लेखनीय शासक का उदय हुआ जिसे हम साइरस द्वितीय के नाम से जानते हैं। उस वक्त फॉरस एक छोटी सी बादशाहत थी जो आज के ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित थी और कई कबीलों में से एक पर आधारित थी। लेकिन अपनी मौत से पहले ही साइरस इस छोटी सी बादशाहत को दुनिया का सुपर पावर बना चुके थे। 550 साल पहले साइरस ने दक्षिणी ईरान के कबायली समूहों की मदद से मीडीज की राजधानी पर कब्जा कर लिया, जो उस समय क्षेत्र की बड़ी सल्तनत थी। उनकी अगली बड़ी सफलता लघु एशिया या अनातोलिया में लीडिया की शक्तिशाली और मालदार सल्तनत के खिलाफ थी, जिसकी राजधानी पर कब्जे ने उनकी भविष्य की जीत की राह आसान कर दी। और 540 साल पहले साइरस बाबुल के महान शहर में प्रवेश कर चुके थे। उस शहर की जीत की अधिकतर जानकारी हमें साइरस के समय के स्लैंडर्स से ही मिलती है। उस जीत के बाद साइरस वास्तव में एक महान साम्राज्य के स्वामी बन चुके थे। ईरान में पासारगात के स्थान पर साइरस ने एक मकबरा और महल बनवाया, जिसके साथ ही बड़ा सा बाग था। शाही फरमान के अनुसार परास्त हुए सभी समूहों के लिए यह अनिवार्य था कि वे साइरस के बनाए गए कानूनों का पालन करें। खुद वायरस के बारे में यह बात मशहूर की गई कि उसे खुदा का समर्थन प्राप्त है, जिसने साइरस को दुनिया में संतुलन बनाए रखने का उपहार दिया है। हेरोडोटस के अनुसार साइरस मध्य एशिया में मासागेटाई कबीले से लड़ते हुए मारे गए। यह एक बड़ा धक्का था, लेकिन सल्तनत के विस्तार को रोकना अब मुश्किल था। मिस्र पर जीतून के बाद केम्बियासिस द्वितीय ने जल्द ही मिस्र को भी जीत लिया। यूनानी स्रोत केम्बियासिस द्वितीय को एक पागल तानाशाह बताते हैं, जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और परास्त समूहों की धार्मिक परंपराओं का अपमान करता था। लेकिन मिस्र से मिलने वाले पुरातात्विक साक्ष्य एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनसे पता चलता है कि बादशाह ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाई थी। मेम्फिस से मिलने वाली इमारतों से भी इस बात की पुष्टि होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की ओर सहनशीलता का रवैया फॉरस की विशेषता रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्राचीन फॉरस की सल्तनत शक्ति का क्रूर प्रयोग भी कर सकती थी। इसका साक्ष्य डेरेस के रूप में मिला, जिसको साइरस द्वितीय के बाद सबसे सफल बादशाह के तौर पर देखा गया और उसने फॉरस की उस सल्तनत के उत्कर्ष के दौरान शासन किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे निर्दयी और शक्तिशाली के बारे में। डेरेस ने 522 साल पहले साइरस के बेटे बार्डिया से एक रक्त रंजित अंदाज में सत्ता छीन ली थी और उस समय अत्यंत निर्दयी रवैया अपनाया जब उनकी सल्तनत में बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 1 साल से कुछ अधिक अवधि में वह बागी नेताओं को मात देने, हिरासत में लेने या कत्ल करने में सफल हो चुके थे। अपनी सत्ता के बाकी 36 सालों के दौरान
उन्हें कभी भी किसी और बगावत का सामना नहीं करना पड़ा। प्राचीन फारसी की किताबों में डेरीज की असीमित शक्ति और उसकी पूरे बल से रक्षा करने के बारे में पुष्टि उपलब्ध है। एक ऐसे ही उल्लेख के अनुसार ज़रथुस्त्रों के एक खुदा अहोरा मज़दा ने डेरेइस को उस विशाल सल्तनत की बादशाहत प्रदान की थी जिसमें अनेक समुदाय आबाद थे, जिनमें फारस, मीदिया और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समुदाय शामिल हैं। उन्हें पहाड़ों और निर्जन स्थलों, समुद्र की इस ओर और उसकी दूसरी ओर, मरुस्थल के इस तरफ और उसकी दूसरी ओर भी सत्ता प्रदान की। हालांकि डेरेस का दबदबा सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति की वजह से नहीं थी। उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि पूरी सल्तनत में इंजीनियरिंग और निर्माण की योजनाएं पूरी की जाएं। मिस्र में उन्होंने नील नदी और लाल सागर के बीच एक नहर भी बनाई। ईरान के मध्य में उन्होंने पेर्सेपोलिस में एक लंबा चौड़ा निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। शोश, पश्चिमी ईरान के शहर एलामाइट को नई जब प्रशासनिक राजधानी का दर्जा मिला तो उसे एक नया जीवन मिला। 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सल्तनत चलाना दारा जैसे योग्य शासक के लिए भी बड़ी चुनौती थी। इसके हल के लिए उन्होंने सल्तनत को प्रशासनिक राज्यों में विभाजित किया और फारस के भद्रजनों के एक छोटे से समूह को सबसे ऊंचे पद दिए। राज्यों की व्यवस्था उन प्रमुख कारणों में से एक है कि वह इस महान सल्तनत को लंबी अवधि तक नियंत्रित कर सके। फारस की सल्तनत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। राज्यों को केंद्र के साथ सड़कों के जरिए जोड़ा गया। दारा की सल्तनत का विस्तार उस युग की कलाकृतियों से भी उजागर होता है, जिनमें सल्तनत के विभिन्न भागों का सम्मिश्रण मिलता है। साथ ही उनके विशेष पहलू फारस से एकताबद्ध होने का भी संदेश देते हैं। एक योद्धा और प्रशासनिक दृष्टि से उनके शासन को पश्चिम में कठोर रवैया के लिए याद रखा जाता है, जिन्होंने मैराथन के युद्ध के दौरान यूनान पर विफल आक्रमण किया। यूनान को अपनी सल्तनत में शामिल करना दारा का सपना जरूर था, मगर यूनान और फारस के बीच तनाव पर यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की लेखनी से यूनान के प्रतिरोध और फारस की प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। दारा की मौत 486 साल पहले हुई और उसके बाद सल्तनत को विस्तार देने का काम उनके बेटे खशयार शाह को मिला। अपने पिता की तरह उनके लिए भी यूनानियों से निपटना मुश्किल काम था। उन्होंने 480 वर्ष ईसा पूर्व में एथेंस पर कब्जा किया, मगर उन्हें जमीन, प्लाती और मैकाली और समुद्र सालामिस दोनों पर यूनानियों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इस सच्चाई का सामना था कि यूनान कभी उनकी सल्तनत में शामिल नहीं हो सकेगा और इस तरह उन्होंने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया और घर वापस आ गए। लगभग 1.5 सदी में आंतरिक विद्रोह हुए, मिस्र की विफलता और दोबारा हमला किया गया और सईदा, वर्तमान दौर के लेबनान में बगावत को कुचला गया। इन सभी संकटों के बावजूद 330 साल पहले तक फारस के प्रभाव और प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी जा सकी। फिर यूनान में ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आया जिसने कुछ ही वर्षों में पूरी सल्तनत फारस का तख्ता उलट दिया, और वह व्यक्तित्व था सिकंदर महान का। उन्हें रोकने की जिम्मेदारी दारा तृतीय की थी। उसमें विफलता ने सदा के लिए उनकी प्रसिद्धि को दागदार कर दिया है, लेकिन दारा तृतीय एक बहादुर फौजी और योग्य शासक थे जो सिकंदर महान के मिशन के सामने बड़ी रुकावट बनकर उभरे। लेकिन वह 333 साल ईसा पहले और 331 साल ईसा पहले में गोमगल की जंग में हार रोक ना सके, और दूसरी हार के बाद दारा तृतीय पश्चिमी ईरान में हगमताना फरार हो गए टुकड़ियों को जमा कर सके। यहां से बाखतर गए, जहां उन्हें उनके रिश्ते के भाई अर्धशीर पंचम ने कत्ल कर किया। 330 साल ईसा पहले में दारा तृतीय की मौत के बाद सल्तनत फारस का खात्मा हुआ और दुनिया के इतिहास में नए अध्याय का आरंभ हुआ, जिसमें सिकंदर महान ने ऐसी सल्तनत स्थापित की जिसके आगे फारस भी छोटा लगे। विद्रोहों, सीमा विवादों, उत्तराधिकारी की लड़ाइयां और बादशाहों के कत्ल के बावजूद सल्तनत फारस ने 2 दशकों से अधिक अवधि तक विशाल क्षेत्र पर राज किया, जिसकी आबादी काफी थी। सवाल यह नहीं कि सल्तनत फारस का खात्मा क्यों हुआ, बल्कि यह है कि यह इतनी लंबी अवधि तक कैसे टिकी रही। इसका बुनियादी जवाब यही है कि शाही परिवार ने बादशाहत पर अपना नियंत्रण
बरकरार रखा था। बखामनशी परिवार ने सल्तनत को पारिवारिक कारोबार की तरह चलाया। आंतरिक विद्रोह किए गए, मगर इससे कोई राज्य टूट नहीं सका। बल्कि सवाल यही था कि परिवार का मुखिया कौन बनेगा और तख्त पर कौन बैठेगा। आज सल्तनत ए फारस पर शोध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। 1930 से फारसी स्रोतों से आलेख सामने आते रहे हैं। पुरातात्विक स्रोतों के विशेषज्ञों ने लगातार ऐसी चीजें प्राप्त की जिनसे वे सल्तनत का वर्णन बदलने पर मजबूर हुए। जैसा कि रॉबर्ट ग्रीव्स कहते हैं कि अब ईरान के इतिहास को फारस की पृष्ठभूमि में समझना संभव है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे कि इतिहास में सबसे बड़ी सल्तनत किसकी थी। तो दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत ब्रिटिश साम्राज्य लाल और मंगोल साम्राज्य नीला क्रमशः इतिहास के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य थे। अब आप जानेंगे कि फारस के सुल्तान का नाम क्या था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फारस का नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान भारत से तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन ले गया। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध आभूषणों वाला सिंहासन था जो भारत के मुगल सम्राटों का आसन था। अब बात आती है कि आखिर फारस का शासक कौन था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 84 साल पहले पहलवी राजा ने फारस का नाम ईरान घोषित किया था। यह पारस भी कहलाया। 1934 में पहलवी राजा ने फारस का नाम ईरान घोषित कर दिया था। साल 550 से फारस पर राजा कुरोश का राज था। कुरोश ने अपना शासन मिस्र, अफगानिस्तान और बुखारा से फारस की खाड़ी तक फैलाया। अब बात आती है कि फारस के 3 राजा कौन थे। तो दोस्तों, 330 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस की लड़ाई में सिकंदर महान द्वारा फारसी सेना को हराने के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। अचमेनिद साम्राज्य के पहले 3 शासक साइरस एद ग्रेट, कैम्बिसेस द्वितीय और डेरियस प्रथम थे। अब आप जानेंगे कि आज फारस दक्षिण पश्चिमी एशिया का ऐतिहासिक क्षेत्र जो उस क्षेत्र से जुड़ा है जो अब आधुनिक ईरान है। फारस शब्द का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी एशिया के एक क्षेत्र से हुई है। ईरान को पहले इस नाम से जाना जाता था पर्सिस, वैकल्पिक रूप से पार्स या पारसा, आधुनिक फारस। समय में फारस को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, फारस दक्षिण पश्चिमी एशिया का ऐतिहासिक क्षेत्र जो उस क्षेत्र से जुड़ा है जो अब आधुनिक ईरान है। फारस शब्द का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी एशिया के एक क्षेत्र से हुई है। ईरान को पहले इस नाम से जाना जाता था पर्सिस, वैकल्पिक रूप से पार्स या पारसा, आधुनिक फारस। आखिर फारस का चौथा राजा कौन था। जेरेक्सिस प्रथम जर्कसीस लगभग 518 और अगस्त 465 ईसा पूर्व, जिसे आमतौर पर जेरेक्सिस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, एक फारसी शासक था जो 486 से लेकर 465 में अपनी हत्या तक अचमेनिद साम्राज्य के राजाओं के चौथे राजा के रूप में शासन करता था। अब आप जानेंगे कि सबसे अमीर फारसी राजा कौन था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर और स्पष्टीकरण, इन दोनों में से जेरेक्सिस अधिक धनी राजा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसके पास आर्टेक्सरेक्सिस की तुलना में अधिक संसाधन और धन था। जेरेक्सिस अपने वित्त को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में भी बेहतर था, जिससे उसे बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करने में मदद मिली। अब बात आती है कि सबसे प्रसिद्ध फारसी शासक कौन था। हम आपको बता दें कि सबसे मशहूर साइरस महान था। उन्होंने 550 ईसा पूर्व में पहला फारसी साम्राज्य स्थापित किया, जिसे अचमेनिद साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। साइरस महान के अधीन पहला फारसी साम्राज्य जल्द ही दुनिया का पहला महाशक्ति बन गया। अब आपको बताएंगे कि फारसी सभ्यता में साइरस द ग्रेट कौन था। दोस्तों, कई प्राचीन शासकों की तरह फारसी विजेता साइरस महान लगभग 590 से 529 ईसा पूर्व, जिसे साइरस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।